रात के 10 बज रहे थे। गांव के चौक पर खटिया बिछाए रामू काका बैठे थे। उनके सामने ही कुछ बच्चे और गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। क्या हुआ रामू काका, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? वही सोच रहा हूँ बच्चों, तुम लोगों को आज कौन सी कहानी सुनाऊं। तभी सोनू की बिजली कड़की। अरे बिजली, सब लोग जल्दी से अपने अपने घर में पहुंच जाओ। सभी गांव के लोग अपने अपने घर के अंदर भागने लगे। जितनी भी दुकानें खुली थीं, सभी के शटर नीचे गिर गए और हर गली में एकदम सन्नाटा सा छा गया। विपुल अपने परिवार के साथ अपने इन-लॉज के घर जा रहा था। उसकी बीवी मालती उसके साथ बैठी हुई थी। उसके बाबूजी मिंकी और रिंकू के साथ पीछे बैठे थे। बेटा, तुमने ये शॉर्टकट ले तो लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस रास्ते से होते हुए तुम्हारे ससुराल जा पाएंगे। बाबूजी, आप ऐसी बातें मत बोलिए। मैंने कहा ना, हम ठीक से पहुंच जाएंगे। पापा वो देखो, चंदेरी गांव। चंदेरी, ये तो स्त्री फिल्म में था ना? फिर तो यहाँ स्त्री भी होगी पापा, है ना? तभी जोरों की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। अरे वाह, बारिश आ गई। पापा चलो ना, थोड़ी देर नहा लेते हैं। नहीं बेटा, नहाने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी नाना नानी के घर पहुंचना है। तभी गाड़ी के आसपास पानी भर गया और वो बंद पड़ गई। कमाल है, बारिश अभी शुरू ही हुई है और इतनी जल्दी पानी भर गया। सब गाड़ी से निकलो, अब इसमें बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। वो सभी गाड़ी से बाहर निकल आए। उनके घुटनों तक पानी भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने गांव की तरफ कदम बढ़ाया तो पानी हल्का होता चला गया। बड़ी अजीब बात है, पानी हमारी गाड़ी के आसपास ही ज्यादा जमा हुआ है। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, गांव के लोग बहुत ही नरम दिल होते हैं। देखिएगा, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। वो एक घर के सामने जाकर रुकते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। हेलो जी, कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी एक आदमी और एक औरत खिड़की पर आए। कौन है? जी, हम लोग पुणे जा रहे थे। हमारी गाड़ी रास्ते में ही बंद पड़ गई। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं, तुम लोग भीग चुके हो, यहाँ से चले जाओ। अरे भीग गए हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया? बड़े अजीब लोग हैं। लेकिन इन्हें भीगा हुआ देखकर किसी ने भी इनकी मदद करना ठीक नहीं समझा। अब करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी एक कुत्ता भौंकने लगा। तभी रिंकू को ना जाने क्या हो गया। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और मुंह से बहुत ही भयानक आवाज निकली। चला जा यहाँ से, चला जा। ये किस तरह से बिहेव कर रहे हो तुम? रिंकू, तुम होश में तो हो? ये बात कहते हुए विपुल ने रिंकू का हाथ पकड़ लिया। तभी रिंकू ने विपुल की कलाई पर दांत गड़ा दिए। विपुल ने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा तो रिंकू वहां से भाग निकला। बेटा, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जल्दी से रिंकू को ढूंढो, उसके बाद हाईवे पर जाकर किसी से लिफ्ट ले लेंगे। जी बाबूजी, आप और मालती उस तरफ देखिए, मैं और मिनकी इस तरफ देखते हैं। हाँ ठीक है। अब मालती और बाबूजी एक तरफ निकल गए, वहीं विपुल मिनकी के साथ दूसरी तरफ। बाबूजी, हमें रिंकू वापस भी मिलेगा या नहीं? हिम्मत रखो बेटा, हमारा रिंकू हमें जरूर मिलेगा। वो दोनों तकरीबन 200 कदम आगे बढ़े होंगे, तभी ने रिंकू नजर आ गया। वो अजीब तरह से हंसे जा रहा था। वो रहा रिंकू। रिंकू बेटा, तुम वहां क्या कर रहे हो? रिंकू ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने दादाजी पर कूद पड़ा। रिंकू बेटा, ये क्या कर रहे हो? कि तभी रिंकू के शरीर से बेतहाशा खून बहने लगा। रिंकू बेटा। वो दोनों अभी देख ही रहे थे कि तभी रिंकू के शरीर से उसके हाथ, पैर और गर्दन अलग हो गए। रिंकू!
मालती और बाऊजी रिंकू की लाश के पास फूट फूट कर रोने लगे। तभी जोरों की बिजली कड़की और एक हंसी फिजा में गूंज गई। इस तरफ विपुल भी मिनकी के साथ रिंकू को ढूंढ रहा था। तभी अचानक से मिनकी रुक गई। क्या हुआ बेटा, आगे बढ़ो, हमें भैया को ढूंढना है ना। उसने मिनकी को खींचने की कोशिश की, लेकिन मिनकी के शरीर में मानो 10 आदमियों की शक्ति आ गई हो। उसने अपने पिता को जमीन पर गिरा दिया। उसी समय बाऊजी और मालती भी वहां आ पहुंचे। मिनकी, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे पापा हैं। मिनकी ने विपुल के सीने में अपना पंजा मार दिया और उसका दिल निकाल लिया। मालती और बाऊजी के लिए यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनकी नन्ही परी अपने पिता का दिल खा रही थी। मालती का शरीर सुन्न सा पड़ गया था। मालती बेटा, यहाँ से चलो, ये अब हमारी मिनकी नहीं रही। माँ, मुझे बचाओ। उन्होंने देखा कि मिनकी सही सलामत खड़ी है, लेकिन उसका पैर एक भेड़िए ने पकड़ लिया है। माँ, मुझे बचा लो माँ, ये मुझे खा जाएगा। मिनकी बेटी। वो मिनकी को बचाने के लिए भागे और करीब पहुंचते ही वो भेड़िया अपने आप गायब हो गया और मिनकी शैतानी रूप में आ गई। उसने अपने दादाजी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो मालती की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसका शरीर किसी बम की तरफ फट गया। ये देखकर मालती ने अपने घुटने टेक दिए और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। वो अब मरी हुई चाल के साथ आगे बढ़ने लगी। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही थी। तभी एक खिड़की से उसे आवाज आई, अंदर आ जाओ, बारिश में मत भीगो। मालती उस घर के अंदर चली गई। वहां एक परिवार था। जब मैं अपने परिवार के साथ थी तो आप लोगों ने हमें अंदर क्यों नहीं लिया? मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने खत्म हो गया। उस समय हम मजबूर थे। अगर तुम लोग बारिश में भीगे हुए नहीं होते तो हम तुमको अंदर ले लेते। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने मेरा परिवार खोया है। मुझ पर क्या बीत रही है ये मैं बयां नहीं कर सकती। कई साल पहले हमारे गांव में एक लड़की ब्याह कराई थी। उसका नाम रजनी था। उसकी शादी के 3 महीने बाद। रजनी, ये क्या कर रही हो तुम? रात के 12 बज रहे हैं और तुम बारिश में भीग रही हो। जान, तुमको तो पता है मुझे बारिश में भीगना कितना पसंद है। नहीं, अभी के अभी अंदर आओ। तुम गर्भवती हो, समझती क्यों नहीं हो? रजनी को बारिश में भीगने का इतना ज्यादा शौक था कि अगर बारिश रात के 3 बजे भी आ जाए तो वो भीगने के लिए घर से निकल जाया करती थी। गांव के लोग उसे गांव में भटकते हुए देखते तो उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। एक सुबह वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव के चौराहे पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। मुखिया जी, जब भी बारिश हो रही है उसकी अगली सुबह किसी की लाश चौराहे पर पाई जाती है। ये बात बहुत ही अजीब है। बारिश के समय रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। सिर्फ रजनी ही है जो रातों को घर से बाहर निकल जाती है। हाँ, ये काम रजनी ही कर रही है। वो जरूर कोई चुड़ैल है। तुम लोग मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। वो भला कैसे कोई चुड़ैल हो सकती है? अगर ऐसा नहीं है तो बताओ कि वो रात को घर से बाहर क्यों निकल जाती है? एक लड़की होकर उसमें इतना हौसला भला कैसे हो सकता है? उसे बारिश में भीगना पसंद है इसलिए। गांव के लोगों ने उसकी एक ना मानी। आगे भी रजनी बारिश की रात घर से निकल जाती और उसी रात किसी का खून भी जरूर होता। गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान थे। वो एक रात हाथों में मशाल लिए हुए रजनी के घर गए और रजनी को घर में बंद करके पूरे घर में आग लगा दी। तुम लोगों ने मेरा बारिश में नहाने का मतलब ये निकाला कि मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं तुमको श्राप देती हूँ। मरने के बाद भी मेरी आत्मा इस गांव में भटकेगी और जब भी बारिश आया करेगी वो तुम लोगों के लिए शापित बारिश होगी। शापित बारिश। बाद में पता चला कि लोगों की मौतें एक जहरीले सांप के काटने से होती थी। उस दिन के बाद से ही जब भी गांव में बारिश आती
बारिश में भीगने वाला इंसान एक हैवान बन जाता और फिर उसकी बुरी तरह मौत हो जाती। अब मालती को समझ में आ गया कि उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन अभी तक मुझ पर उसका असर क्यों नहीं हुआ और आप लोगों ने मुझे क्यों अपने घर में लिया? क्योंकि रजनी के साथ श्राप का असर भी किसी गर्भवती औरत पर काम नहीं करता। मालती के लिए इस गम को भुलाना बहुत मुश्किल था। वो अपनी माँ के घर जाकर रहने लगी, लेकिन एक दिन अचानक मालती की तबीयत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल लेकर गए। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के वार्ड में थी। माँ, मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, तुम अब खतरे से बाहर हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा नहीं बचा। यह सुनकर मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसका शरीर बुरी तरह तपने लगा और फिर भयानक वर्षा के बीच आधी रात में एक तांत्रिक घने जंगल में बैठा हुआ तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तभी वहाँ पर काले वस्त्र पहनी हुई एक बूढ़ी औरत तांत्रिक के पास आकर खड़ी हो गई। तू इस भयानक जंगल में आधी रात के समय यहाँ क्या कर रही है? वो औरत उसे कुछ बताने लगी। उसकी बात सुनकर तांत्रिक रहस्यमय अंदाज में उसकी ओर देखकर बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना, उसके बाद तुम्हारी बेटी को मेरे हर आदेश को मानना होगा। मुझे मंजूर है। रुक्मणी अपने घर की छत पर अपनी माँ के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी कि तभी आकाश में काले बादल घिर आए। वाह माँ, आसमान की काली घटा बता रही है कि कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। बेटी, तो मनाली में रहती है और मनाली में तो कभी भी बारिश हो सकती है। रुक्मणी की माँ ने इतना कहा ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई, मगर अगले ही पल रुक्मणी और उसकी माँ की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। माँ, ये कैसी बारिश है? ये तो खून है। जल्दी से अंदर चलो बेटी, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रुक्मणी की माँ ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक रुक्मणी के शरीर की खाल बुरी तरह से गलने लगी। अगले ही पल रुक्मणी कंकाल बनकर वहां पर गिर पड़ी। रोहन, सौम्या और वरुण एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए रुक्मणी की मौत के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम दोनों ने रुक्मणी की बॉडी देखी थी ना? हाँ, देखी थी। बॉडी के नाम पर सिर्फ उसका कंकाल बचा था। मुझे तो लगता है कि ये सब वही कर रही है। बकवास बंद करो वरुण, वो मर चुकी है। हाँ, जानता हूँ कि वो मर चुकी है, लेकिन तुम दोनों ये क्यों नहीं सोचते कि उसके मरने के बाद ही ये सब कुछ हुआ? रुक्मणी की माँ बता रही थी कि वो और रुक्मणी छत पर बैठी हुई थी और अचानक से खून की बारिश होने लगी और रुक्मणी का शरीर तेजी से गलने लगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उस खूनी बारिश में दोनों भीगी थी, तो फिर उसकी माँ को कुछ क्यों नहीं हुआ? यही बात तो मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ यार, कि उस मौत की बारिश में सिर्फ रुक्मणी ही क्यों मरी, क्योंकि वो हमारे साथ उस घटना में शामिल थी। तभी सौम्या के मोबाइल की घंटी बज उठी। सौम्या मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखकर उन दोनों की ओर देखकर बोली, माँ का फोन है, मुझे घर जाना होगा, हम इस बारे में कल चर्चा करेंगे। सौम्या की बात सुनकर वो तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे कि तभी आकाश काले बादलों से घिर गया और अगले ही पल तेज वर्षा होने लगी। उस वर्षा को देखकर उन तीनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर चलो, ये तो वही खूनी मौत की बारिश है। वरुण और रोहन तेजी से भागते हुए रेस्टोरेंट के नजदीक पहुंचे ही थे कि तभी उन दोनों के कानों में सौम्या की चीख टकराई।
उन दोनों ने देखा कि सौम्या का शरीर खूनी बारिश से भीगकर गीला हो चुका था और सौम्या का कंकाल सड़क पर पड़ा हुआ था। अब तो तुझे मुझ पर विश्वास हो गया ना? अब सिर्फ हम दोनों ही जीवित बचे हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को किसी से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन किससे? मैं एक साधु महाराज को जानता हूँ। सुबह होते ही हम उस साधु महाराज से मदद मांगने के लिए चलेंगे। नहीं तो अगली खून की बारिश में हम दोनों में से किसी एक का नंबर होगा। अगली सुबह वरुण और रोहन जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर खड़े हुए थे, जहाँ एक साधु आंखें बंद किए बैठा हुआ था। अचानक वो साधु अपनी आंखें खोलकर उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। कुछ कीजिए साधु महाराज, वरना वो मौत की बारिश हम दोनों को भी मौत की नींद सुला देगी। कोई तो ऐसी बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। मुझे पूरी बात बताओ। वरुण कुछ सोचते हुए साधु की ओर देखकर कहता है, आज से 2 महीने पहले की बात है। साधु महाराज, हमारे कॉलेज में दिशा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वरुण, रोहन, सौम्या और रुक्मणी कॉलेज की कैंपस में बैठे हुए थे कि तभी उनकी नजर कॉलेज की सबसे रहस्यमयी लड़की दिशा पर पड़ी। रोहन सौम्या की तरफ देखकर बोला, सौम्या, तुम्हें दिशा का बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं लगता? शायद तुमने दिशा के बारे में वो अफवाहें नहीं सुनी। कैसी अफवाहें? मैंने सुना है कि इस कॉलेज में दिशा जिस किसी से भी दोस्ती करती है वो कुछ दिनों बाद लापता हो जाता है। अच्छा, और अब तक कितने लापता हो चुके हैं? कोई गिनती नहीं है, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो दिशा के खिलाफ कुछ बोल सके या उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कर सके। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। अच्छा, तो फिर आज रात हम दिशा के घर पर चलेंगे। उसका घर शहर से दूर है और वो अपने घर में अकेली रहती है। उसके परिवार में कोई नहीं है। आजकल उसकी दोस्ती हमारे क्लास के हैंडसम बॉय राहुल से है और सुना है कि राहुल दिशा के घर से देर रात तक वापस लौटता है। आधी रात के समय रोहन दिशा के घर की तरफ अपनी कार दौड़ाए जा रहा था। कुछ ही देर में वो चारों दिशा के घर की दीवार के बगल में खड़े होते हैं, जहां पर एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी जो कि टूटी हुई थी। जरा खिड़की से झांक कर तो देख, दिशा नजर आ रही है क्या? रोहन ने जैसे ही खिड़की के अंदर झांका तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ? वरुण कांपता हुआ तीनों दोस्तों की ओर देखकर बोलता है, तुम तीनों खुद क्यों नहीं देख लेते? उन तीनों दोस्तों ने जैसे ही देखा तो उनकी भी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उस कमरे के अंदर कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और वहां पर ढेर सारे इंसानी खोपड़ियों के कंकाल पड़े हुए थे। दिशा काले कपड़े पहनी तेज आवाज में मंत्रों का जाप कर रही थी। अचानक उसकी नजर खिड़की पर चली गई। रोहन, वरुण, सौम्या और रुक्मणी दौड़ते हुए कार में बैठ गए। रोहन तेज स्पीड से कार चलाने लगा। अचानक दिशा बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए उनकी कार के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और अजीब सी निगाह से देखने लगी। वरुण, अब क्या करें? ये इतनी तेजी से यहाँ पर कैसे आ सकती है? कार को तुरंत इसके ऊपर चढ़ा दो, वरना ये हमें यहाँ से किसी भी हाल में जिंदा नहीं जाने देगी। ये चुड़ैल हमें भी मार देगी। रोहन ने अपनी कार की स्पीड तेज कर दी। रोहन की कार दिशा को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। वरुण की पूरी बात सुनकर उस साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो आंखें खोलते हुए उनकी ओर देखकर कहते हैं, तुम और तुम्हारे दोस्त मूर्ख थे। तुम जिसे कॉलेज की आम लड़की समझ रहे थे, वो दरअसल एक डायन माँ की डायन बेटी थी और वो अकेली नहीं थी। क्या कहना चाहते हैं आप साधु महाराज? मैंने अपनी तंत्र शक्ति से पता लगाया है कि वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ अभी भी जीवित है। जिस रात तुम सब दोस्तों ने अपनी कार से उस डायन को कुचला था, वो बारिश की रात थी। उस डायन की माँ
एक तांत्रिक की मदद से तुम्हारे दोनों दोस्तों की जान लेने में कामयाब हो चुकी है। अब केवल तुम दोनों ही बचे हो। तुम दोनों के मरने के बाद उसकी डायन बेटी दिशा जीवित हो जाएगी और वो तांत्रिक उस डायन से हर वो काम करवाएगा जो मानवता के खिलाफ होगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो साधु वरुण और रोहन को घने जंगलों की ओर ले गया, जहां पर वो तांत्रिक एक औरत के साथ आंखें बंद करके काले मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके ठीक सामने एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। वो लाश दिशा की थी। तभी वो तांत्रिक आंखें खोलता हुआ साधु की ओर देखकर कहता है, तू यहाँ किस कारण से आया है साधु? तुझे क्या लगता है तू इनकी मदद कर पाएगा? हाँ, कर पाऊंगा। इन दोनों ने और इनके दोस्तों ने मेरी बेटी को मारा है। तेरी बेटी एक डायन थी। यहाँ से चला जा साधु। मैं जानता हूँ कि तूने इस तांत्रिक की मदद से खूनी मौत की बारिश करवाकर उन 2 लड़कियों की जान ली है। हाँ, और अब इन दोनों को मारकर मैं अपनी बेटी को जीवित करूंगी। यही मैंने तांत्रिक के साथ सौदा किया है। और तू इस सौदे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इतना बोलकर साधु ने अपनी झोली से एक लाल रंग का सिंदूर निकालकर दिशा की लाश पर फेंक दिया। अचानक दिशा के शरीर में आग लग गई। ये तूने क्या किया? मैं जानता था कि तुम तीनों दिशा की काली आत्मा से जुड़े हुए हो। इसके शरीर का जैसे ही अंत होगा, तुम दोनों का भी अंत हो जाएगा। कुछ ही देर में दिशा का शरीर जलकर राख हो गया। तांत्रिक और वो औरत भी चीखते हुए राख बन गए और हर तरफ सन्नाटा छा गया। उन दोनों का अंत हो चुका था।